जय हिंद मित्रों। आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे जो भी मित्रगण ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी होगी, कितने पेपर में एग्ज़ाम होते हैं, कितने नंबर के एग्ज़ाम होते हैं, किन किन डिपार्टमेंट्स के द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है, डीवी अटेस्टेशन फॉर्म्स, जितने सारे सीटी है उसको कितने भागों में बांट करके सैलरी ओवर से रिगार्डिंग से रिलेटेड सारी चीज़ों के बारे में A to Z चीज़ें इस सेशन में बातें करेंगे। इसके साथ ही साथ एसएससी जेएसटी 2022 के जो भी परीक्षार्थी सफल हुए हैं उन लोगों के लिए तो सबसे बड़ा न्यूज आज मैं देने वाला हूँ। उन सब चीज़ों को मैं लास्ट में बताऊंगा। यह एक प्रकार समझिए कि बम फूट गया है, एटम बम, तो इसके बारे में मैं सबसे लास्ट में बात करूंगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग जो है बहुत प्रकार की भ्रांतियां हैं, अनेक प्रकार के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं कि मैंने MBA किया है, मैंने BBA किया है, MCA किया है, इंजीनियरिंग किया है, और या फिर मैंने नॉर्मल ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया हुआ है। तो बहुत सारे जो भी डाउट्स हैं आपके वह इसमें क्लियर हो जाएंगे इस सेशन में, मुझे पूर्ण विश्वास है। तो आइए मित्रों, मैं चर्चा करता हूं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। जो भी मित्रगण ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं तो उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आइए इसकी चर्चा करते हैं। यानी योग्यता क्या होनी चाहिए इसके लिए। ठीक है, तो बहुत सिंपल अर्थों में मैं बताना चाहूंगा कि यदि आप ग्रेजुएशन में 1 साल भी, 3 वर्षों का होता है ग्रेजुएशन, यदि 1 साल भी आपने हिंदी या फिर अंग्रेजी का विषय लिया है और MA में आप हिंदी या फिर इंग्लिश, यानी अपोजिट, यदि आपका हिंदी सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में तो MA होना चाहिए इंग्लिश सब्जेक्ट से। यदि आप इंग्लिश सब्जेक्ट आपका ग्रेजुएशन में है तो MA में आपका हिंदी होना चाहिए। ये पहला शर्त है। या फिर जो मित्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावे किसी दूसरे सब्जेक्ट से, चाहे वह इंजीनियरिंग हो, MBA हो, BBA हो, MCA हो, या फिर ह्यूमैनिटीज का हिस्ट्री हो, सोशोलॉजी हो, साइकोलॉजी, होम साइंस, कुछ भी क्यों ना हो, यदि हिंदी इंग्लिश के अलावे किसी भी सब्जेक्ट से यदि आपने हिंदी माध्यम में ग्रेजुएशन किया है और आपने MA अंग्रेजी माध्यम से किया है किसी भी सब्जेक्ट में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। साथ ही साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन मैंडेटरी है सब में। ये मैं मतलब बता रहा हूँ कि ये मैंडेटरी है, लेकिन जो ग्रेजुएशन और MA की बातें हैं, यदि आप हिंदी या फिर इंग्लिश या तो माध्यम होना चाहिए या फिर सब्जेक्ट दोनों में अपोजिट होना चाहिए। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपने तीनों वर्ष हिंदी लिया है या फिर इंग्लिश लिया है, बस आपका 1 वर्ष भी कम से कम होना चाहिए। मित्रों, ये आपकी एलिजिबिलिटी की बात हो गई कि इतना आपके पास योग्यता होना चाहिए, यानी MA प्लस PGDT हिंदी माध्यम से, इंग्लिश या फिर हिंदी के अलावे यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है और वह हिंदी माध्यम में है तो MA में आपका मास्टर्स में आपका अंग्रेजी होना चाहिए, या फिर आप यदि अंग्रेजी माध्यम से ग्रेजुएशन किए हैं तो आपका MA में हिंदी माध्यम से होना चाहिए पास आउट, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके साथ ही साथ आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तब आप एलिजिबल हैं। बहुत प्रकार से क्वेश्चंस इसमें अरेंज किए जाते हैं कि 3 महीने का PGDT कोर्स होना चाहिए, या फिर 6 महीने का होना चाहिए, या फिर 1 साल का होना चाहिए कि 2 साल का। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ स्पष्ट, जहाँ पर यह लिखा हो ओनली यू हैव टू द सर्टिफिकेट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आप 3 महीना किए हैं, 6 महीने का या फिर साल भर का, इससे मतलब नहीं है। यदि वहाँ पे मैंडेटरीली, वहाँ पे अनिवार्य रूप से बताया गया है कि नहीं, यू हैव टू अपडेट द सर्टिफिकेट इफ दैट इज
वन ईयर ड्यूरेशन या फिर 6 मंथ ड्यूरेशन, जितना का भी स्पष्ट रूप से जब तक बताया ना जाए तो आप समझिए कि आप एलिजिबल हैं। यदि बता दिया जाए कि 1 साल का है तो फिर 1 साल का देना पड़ेगा, 6 महीने का बताया जाए तो 6 महीने का देना पड़ेगा। इसका कोई एसएससी तो बिल्कुल नहीं बताई हुई है कि 1 साल का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए। ये आपकी एलिजिबिलिटी की बात आ गई। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आशा करता हूँ कि आप लोगों का जो भी डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। यदि फिर भी यदि कोई इसमें एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हो तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं इसको मतलब और क्लेरिफाई कर दूंगा, ठीक है। यदि किसी को किसी प्रकार डाउट्स हो तो, चाहे वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का हो, चाहे वो बिजनेस स्टडीज बैकग्राउंड का हो, या किसी भी सब्जेक्ट से, ह्यूमैनिटीज का हो या फिर लिटरेचर से हो या फिर मैथमेटिक्स साइंस वगैरह से हो, किसी भी सब्जेक्ट में आप यदि ग्रेजुएशन में हिंदी माध्यम है तो अंग्रेजी माध्यम होना चाहिए एमए में। हिंदी में यदि ग्रेजुएशन है तो अंग्रेजी में एमए होना चाहिए, अंग्रेजी में यदि ग्रेजुएशन है तो हिंदी में एमए होना चाहिए। ये अपोजिट वाला जो सेंस है ना, 1 साल में होना चाहिए लेकिन होना चाहिए ग्रेजुएशन में, ठीक है। ये अपोजिट वाला सेंस ले लेना, बस क्लेरिफाई, दूसरा कुछ नहीं करना। मित्रों अब मैं आगे बढ़ता हूँ कि इसके लिए जो है एज कितना होना चाहिए, एज कितना होना चाहिए। तो एसएससी जैसे संस्था जो है, एसएससी 30 साल जनरल के लिए होता है, 33 साल ओबीसी के लिए और एससी एसटी के लिए 35 होता है। इसके अलावा भी जो एक्स सर्विसमैन होते हैं उन लोगों के लिए कुछ प्रायोरिटी दिया गया है, उन लोगों को कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, वो होता है। लेकिन कुछ जैसे पटना हाई कोर्ट का हो गया या फिर दूसरा कोई स्टेट एग्जाम हो गया तो उसमें 38 साल भी होता है, उससे मतलब उस सब एज ज़्यादा उसमें होता है स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। उसके अलावा यदि केंद्रीय विद्यालय हो गया, रेलवे हो गया, इस समय कुछ एज मतलब ज़्यादा दिया जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन एसएससी का बैच है और ट्रांसलेटर्स के लिए और ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए तो वह 30 साल का होता है जनरल के लिए, ठीक है। और अलग अलग प्रकार जैसे डीआरडीओ हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, एनवीएस हो गया, इन सब संस्थाओं, एनवीएस हो गया या फिर और सारे छोटे छोटे जो कम मतलब जहाँ पर दिए जाते हैं वैसे संस्थाएं हैं, वैसे डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोग के तरफ दिया जाता है तो अलग अलग निर्धारित किया जाता है कितना एज होना चाहिए, ठीक है। तो ये एज की बात रही, तो आप स्टैंडर्ड जो एज है समझ लीजिए कि 30 ईयर्स है, ठीक है। और या फिर बैंकिंग में जो राजभाषा अधिकारी होते हैं उन लोग का 30 ईयर्स है, तो मतलब ये जो स्टैंडर्ड जो एज होता है वो 30 होता है, ठीक है। मित्रों नेक्स्ट मैं देखता हूँ एज के अलावे आगे क्या चाहिए आपके पास। तो पेपर, कितने पेपर में एग्जाम होती है, तो मैं पार्टिकुलर बात करूंगा एसएससी का, क्योंकि अलग अलग जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है अलग अलग उन लोगों का डिमांड होता है। लेकिन ये जो भी ट्रांसलेशन ऑफिसर बनना चाहते हैं उन लोगों के लिए मेन जो डिपार्टमेंट के द्वारा जो रिक्रूटमेंट किया जाता है वो एसएससी है। वहाँ ब्लॉक में जो है ना मतलब वैकेंसी आती है, ठीक है। तो वहाँ पे ना 2 पेपर में एग्जाम होते हैं, ये प्री होता है फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, ठीक है। इन 2 पेपर में होता है। तो वहाँ पे जो प्री का एग्जाम होता है उसमें 200 नंबर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 100 नंबर हिंदी का होता है और 100 नंबर अंग्रेजी का होता है, ठीक है भाई। इसमें सिलेबस क्या होनी चाहिए, तो वही रहता है, एंडो रहता है, साइनो रहता है, वन आउट सब्स्टिट्यूशन रहता है, फिर फ्रेजल वर्ब रहता है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, पैसेज रहता है, फ्रेसी ओके फ्रेसी नहीं रहता है, पैसेज रहता है, उस वन आउट सब्स्टिट्यूशन वगैरह हो गया। फिर आपको ग्रामेटिकल एरर पूछे जाते हैं, फिर अरेंजमेंट पूछे जाते हैं, सेंटेंस अरेंजमेंट। जो हिंदी अंग्रेजी में मैंने बोला है सेम चीज़ इसका जो है ना हिंदी पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है। यानी 100 नंबर का हिंदी, 100 नंबर का अंग्रेजी पूछा जाता है, ठीक है। ये इसका सिलेबस है। उससे पहले बैंकिंग में उसमें रीजनिंग वगैरह भी रहता है और कुछ मैथमेटिक्स भी शायद रहते हैं, तो उसमें थोड़ा सा मतलब फाइनेंशियल जो है ना टर्म्स, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। जैसे पटना हाई कोर्ट में ही वहाँ भी थोड़ा अलग था। तो जो मेन एसएससी के द्वारा लिया जाता है इसमें 2 सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी पूछा जाता है, ठीक है। और अंग्रेजी और हिंदी जो है ना ये मेन होता है किसी भी डिपार्टमेंट के द्वारा यदि एग्जाम लिया जाता है तो। और थोड़ा बहुत किसी में किसी में मैथमेटिक्स पूछ लिया जाता है, किसी में रीजनिंग पूछ लिया जाता है और जनरल नॉलेज पूछा जाता है, तो मतलब उसका वेटेज कम होता है, ठीक है। ये मेन जो सब्जेक्ट होता है आपका हिंदी और अंग्रेजी होता है। तो एसएससी में ना प्री में 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें 100 नंबर इंग्लिश का होता है, 100 नंबर हिंदी का होता है।
उसके बाद फिर मेंस में आते हैं, तो एसएससी के द्वारा जो मेंस का पेपर लिया जाता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाता है, उसमें भी 200 नंबर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी ट्रांसलेशन पूछा जाता है हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए, फिर अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए। यह 100 नंबर करते हैं, 50 नंबर का हिंदी से अंग्रेजी करने के लिए, 50 नंबर का अंग्रेजी से हिंदी करने के लिए, ठीक है। और 100 नंबर का ना ये ऐसे पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक पर जो है ना 500 वर्ड में लिखने रहते हैं। मतलब उसका जो भी मतलब टॉपिक दिया गया रहता है उसका आंसर जो है ना 500 शब्दों में लिखने रहते हैं। इसमें बहुत सारे लोग मिस्टेक कर जाते हैं, कुछ में अपना नाम लिखना भूल जाते हैं, सिग्नेचर करना जो भूल जाते हैं, रोल नंबर वगैरह कुछ या फिर कुछ एक्स्ट्रा लिख दिए जाते हैं। तो इससे जो है ना उन लोग का रिजल्ट ही नहीं आता है, डायरेक्ट रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। कॉपी ही चेक नहीं करता है, ये सब से थोड़ा बचना है, ठीक है। ये इसका सिलेबस रहा और 2 पेपर में एग्जाम, ये सब के बारे में मैंने बता दिया। और नेक्स्ट मैं बढ़ता हूँ और आगे जो है जो सिलेबस है ना, और एक बात मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ, आखिर किन किताबों को फॉलो किया जाए, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किन किताबों को। बहुत सारे लोग जो है ना मतलब क्या ये भी पढ़ते हैं वो भी पढ़ते हैं, इतना ना लेके बैठ जाते हैं कि मतलब उन लोगों का ना तो सिलेबस कंप्लीट हो पाते हैं ना तो एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो ज़्यादा पढ़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आई नो वेरी वेल दैट आप सब जो है ना मतलब एक क्वालिफाइड पर्सन है और बहुत अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ करके आ रहे हैं। तो मुझे लगता है यदि आप अंग्रेजी से किए हुए हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस एंटो साइनो या फिर जो भी रहता है वो मतलब कुछ तो आप ऐसे ही मतलब दे देते हैं उसका आंसर। लेकिन यदि पढ़ना है अंग्रेजी के लिए ना, मैं किसी के प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बट मार्केट में मैंने अभी तक जो सबसे अच्छी किताबें मैंने जो देखी हैं उसमें बस एक ही किताब मात्र मैं 2 किताब बताऊंगा, उसी को फॉलो कीजिए। ज़्यादा पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा पढ़ने से ना ये चलते फिरते हम लोग तो हिंदुस्तान के रहने वाले हैं, हिंदी तो हम लोग को मतलब हम लोग के ना रग रग में भरी हुई है। और जो भी मित्र ट्रांसलेटर्स का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है उनका रुचि रहा है लिटरेचर में, तो उन लोगों का तो हिंदी अंग्रेजी जो है ना ऐसे ही मतलब डेवलप हो ही जाता है। तो इसमें जो है ना एंटो साइनो ये सब के रिगार्डिंग जो है सबसे अच्छी किताबें मैंने जो देखा है वह नीतू सिंह मैम, केडी कैंपस की जो फाउंडर मैडम हैं और नीतू सिंह मैडम हैं, उनकी जो किताब है ना वो मतलब बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। तो मेरे ख्याल से सिर्फ अंग्रेजी के लिए ना उसी किताब को फॉलो कीजिए। उसमें क्या जितना सारा वर्ड्स हैं उसको रट्टा मार जाइए। चूँकि मैंने भी जो है ना मतलब लगभग 2000 से ज़्यादा जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया था। फ्रेजल हो तो समझिए कि लगभग 3500 पार कर गए थे। एकदम मतलब जवान पे रहता था वो सब जब मैं पढ़ता था, जब तैयारी करता था। क्योंकि इसी कारण है कि मतलब कि मैं आज तक जो है ना किसी भी एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम मैं क्यों ना दिया हूँ, सारे एग्ज़ाम को मैंने क्रैक किया, ठीक है। मतलब भले ही किसी में डीवी में हम नहीं गए हों, अलग बात है, क्योंकि पहले ऑलरेडी मेरा हो गया था इसलिए मतलब हम गए नहीं, सारे एग्जाम को लगभग क्लियर किए। और बैंकिंग वाला भी ना मैंने क्लियर किया, लगभग 20 से 25 जो है बैंकिंग का मैंने क्लर्क का हो पीओ का हो एग्ज़ाम क्लियर किया था। भले फाइनली जो है ना मतलब कुछ में सिलेक्ट बहुत में सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, कुछ में हुए थे, अलग बात है, लेकिन फेल नहीं होते थे अंग्रेजी में, ठीक है, कभी आज तक नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप उस किताब को फॉलो कीजिए, बहुत अच्छी किताब है मेरे हिसाब से। सिर्फ अंग्रेजी के लिए एक किताब उसी उन्हीं मैम का, नीतू सिंह मैम का, ठीक है, वो अंग्रेजी के लिए सबसे बेस्ट है। वोकैबुलरी के लिए तो पढ़ने के लिए तो बहुत सारे इतना वर्ड सब्स्टिट्यूशन इतना ये हो, ठीक है, लेकिन उसमें सिलेक्टेड मतलब वर्ड्स दिए रहते हैं, इसलिए ज़्यादा मतलब रट्टा मारने से अच्छा है कि हम एक ही चीज़ पर बार बार मेहनत करेंगे ना, वो ज़्यादा क्लेरिफाई होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में ना मतलब देखते ही आप आंसर मारना शुरू कर दीजिएगा, ठीक है। तो उससे मतलब आप पिछला जो वर्ड्स पूछे हुए हैं आप देख करके मिलाइएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे, डायरेक्टली हिट करता है, ठीक है। तो उसका आप देख सकते हैं। उसके अलावा जो है हिंदी के लिए कोई भी किताब ले लीजिएगा, चाहे वो लुसेंट का हो। मेनली दोस्तों जो है ना इसमें मेनली क्या करना है, आप लिटरेचर के स्टूडेंट है तो आपको मतलब क्या पैसे में दिक्कत नहीं होगी, अरेंजमेंट में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मेन दिक्कत कहाँ फंसता है तो जाकर के वर्ड में दिक्कत फंसता है, वर्ड में दिक्कत फंसता है। मतलब किसी भी वन सब्स्टिट्यूशन हो गया या फिर एंटो हो गया, साइन हो गया, ये सब जो है ना मतलब क्या वहीं फंसता है मतलब बच्चा सब ज़्यादा, ठीक है। तो उसके लिए जो है ना मतलब रट्टा मारिए, मतलब जितना ज़्यादा हो सके रट्टा मारिए। लोग कहते हैं कि मतलब कि रट्टा नहीं मारना चाहिए, नहीं, मुझे लगता है, मैं पर्सनली अपना बोल रहा हूँ, रट्टा मारना जरूरी है भाई, क्योंकि वनडे एग्जाम में दिस इज द कंपल्सरी थिंग। इफ यू आर नॉट क्रैमिंग इन दैट कंडीशन, इट डजंट मैटर वेदर हाउ मेनी टाइम्स दैट word has been asked, it doesn't matter.
आप यदि रट्टा मारे हैं ना तो एक बार में आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। कितना बार पूछा है उसे बार बार पढ़ना नहीं, इससे मतलब नहीं है। आपको जो है ना मतलब उसको मेहनत करना है, उसको बार बार मतलब पढ़ना है, उसको बार बार रट्टा मारना है, दिमाग में एकदम बढ़ बैठ जाए। क्योंकि ये जो है ना इसी का मतलब कि एक ऑप्शन जो है छोड़ करके एक ऑप्शन निकाल करके दूसरे में बिठा देता है, तीसरे में बिठा देता है, ऐसा ही करता है। तो आपके पास यदि स्टॉक हो गया लगभग 3-4 हज़ार का, समझिए कि आप जो है ना मतलब अच्छा खासा स्कोर करने लगेंगे। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर ज़्यादा ध्यान दें, ठीक है। अंग्रेजी के लिए, हिंदी के लिए भी उसी प्रकार से आप एक टारगेट सेट कीजिए कि हमको इतना जो है ना वन वर्ड से मतलब इतना जो है मतलब विलोम शब्द, इतना जो है विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द इतना याद करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं याद नहीं करना है, बिल्कुल ज़्यादा याद नहीं करना है। एक सेलेक्ट की इतना मेरा मतलब पावर है, ये मेरे दिमाग में है। बाकी बात सारी जो प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक प्रैक्टिस मारिए, रोज एक प्रैक्टिस मारिए। देखिएगा 1 महीने प्रैक्टिस के बाद जो है ना मतलब क्या, यू विल बी इन द कंडीशन कि मैं क्रैक कर दूंगा, ठीक है। इतना अच्छा तैयारी आपका हो जाएगा। इसलिए उसको बढ़िया से मतलब क्या एक तैयार किया। मुझे जो है ना 1000 ये याद है, 1000 विलोम शब्द याद है, 1000 पर्यायवाची शब्द याद है, ठीक है, इतना प्रोवर्ब याद है। तो ये सब जो है ना मतलब क्या एक बना लीजिए कि इतना ही याद करना है। लूसेंट का ले लीजिए या फिर रिहांत का लीजिए, किसी एक का ले लीजिए। गलतियां सब में मिलेगी, याद रखिएगा उसको। थोड़ा सा आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा ना तो उसमें मतलब क्लैरिफाई होने लगेगा कि मतलब यहाँ पे गलतियाँ, उसको मतलब क्रॉस करते जाइएगा, ठीक है। गलतियाँ सब में मिलेगी। तो बस एक लूसेंट लीजिए या फिर अरिहंत लीजिए हिंदी के लिए, और नीतू सिंह मैडम का एक ले लीजिए वहीं, बस दूसरा कुछ नहीं तैयार करना है, ठीक है। और यदि ये भी संभावना हो कि यदि आप पटना में रहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत सारे मिलते हैं, प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक प्रैक्टिस कीजिए। और जो प्रैक्टिस कीजिए ना उसमें जो भी वर्ड्स जो हैं उसको याद कीजिए। याद करने से क्या होगा कि आपका मेमोरी जो है ना मतलब उतना ही मतलब बिल्डअप होते जाएगा, बिल्डअप होते जाएगा। एंड इन दैट कंडीशन आप इस पोजिशन में होंगे कि आप आसानी से सॉल्व करने लगेंगे मतलब। और ग्रामर क्या है ना, ग्रामर कुछ रटना नहीं है, कुछ नहीं करना है। और मुश्किल से जो है ना मतलब 100 से 150 यदि आपको ग्रामर बढ़िया से याद हो गया ना, मतलब प्रैक्टिस करते करते समझिए कि मतलब कि आप बहुत अच्छे पोजीशन में होइएगा। आप लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तभी आप इसमें आए हुए हैं, ऐसा लगता है कि मतलब मैक्सिमम जो है ना मतलब लिटरेचर के स्टूडेंट ही होते हैं, मतलब जो भी ट्रांसलेशन ऑफिसर के बनने की ख्वाहिश रखते हैं, और अधिकतर लिटरेचर के स्टूडेंट रखते हैं। तो उन लोगों को ज़्यादा परेशानी होगी पैसे में, ठीक है। आप प्रैक्टिस कीजिए, ग्रामर ऐसे ही क्लियर हो जाएगा। मतलब ग्रामर कहाँ से निकला हुआ है, वही नॉवेल्स निकला हुआ है, जो आप बाकी आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल पढ़िए। और एक बात और, पैसेज को जब डेवलप करना है तो आप द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया, फिर द इंडियन एक्सप्रेस हो गया, या फिर कोई इंडिया टुडे हो गया, या फिर कोई भी अच्छा मैगजीन हो गया, द ज्योग्राफी हो गया, कोई भी मतलब पढ़िए उसको। यदि आप पढ़िएगा नहीं ना तब तक कंठ क्लियर मतलब कंठ में नहीं आएगा, कंठ में आएगा मतलब दिमाग में आएगा, दिमाग में आएगा मतलब फटाफट आप आंसर देना शुरू कर दीजिएगा। आप एग्जाम में आप अचानक मतलब हड़बड़ा जाते हैं कि मतलब भाई मतलब इतना बड़ा पैसेज है। नो, यू हैव नॉट टू गो थ्रू द पैसेज, यू जस्ट गो बिटवीन द लाइन्स। तो ये है इसका मतलब सेंस, ये है इसका पैसेज का टॉपिक, ये है इस पैसेज का टॉपिक ये है। तो इसका मतलब है कि ये सेंस में आगे बढ़ेगा ये। उसके बाद जो है ना मतलब फर्स्ट का क्वेश्चन पढ़िए, फर्स्ट नंबर, उसके बाद मतलब का पढ़ते ही मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ऐसे देखिएगा मतलब आप बोल बोल के जब पढ़िएगा ना न्यूज़पेपर को या फिर किसी में, रोज आधा घंटा पढ़िए ही पढ़िए बोल के। यदि आप नहीं बोल के पढ़ते हैं, इस कंडीशन में दावे के साथ बोल रहा हूँ, आपका जो है ना अरेंजमेंट गड़बड़ होगा और आपका पैसेज गड़बड़ होगा। इसलिए आपको यदि विद इन टाइम बाउंडेड आप यदि आंसर देना चाहते हैं तो आप रोज आधा घंटा मिनिमम, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू क्रैम, यू हैव टू रीड लाउडली। ऐसे जो है ना मतलब आपका मेमोरी पावर भी स्ट्रांग होते जाएगा। मतलब क्या बराबर जो है मतलब एक ही शब्द जो है मतलब बार बार मतलब आपके दिमाग में मतलब क्या ये मूव करेगा। और इस शब्द को मैंने वहाँ देखा हुआ था, ठीक है। तो इससे आपका वोकैबुलरी के साथ साथ जो है अरेंजमेंट हो गया, वॉइस नरेशन, इससे तो आसान होता है, बिल्कुल आसान होता है। देख करके मतलब क्या 3 से 4 सेकंड में मतलब आप, मैंने बताया भी हुआ है, आप आंसर दे सकते हैं, ठीक है। बहुत आसान होता है। तो ये जरा आप लोग कीजिएगा। ये सिलेबस था, मैंने अच्छे से बताया हुआ है। इसके अलावा यदि आप ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो पहले पेपर फर्स्ट मतलब क्लियर हो जाएगा ना, और उसके पहले से आज अभी समय है, चूँकि अगस्त में आने वाली है एसएससी की बहाली फिर से 2023 वाली। तो अभी से क्या कीजिए, आप लोग ट्रांसलेशन प्रैक्टिस रोज एक कीजिए, ठीक है। कहाँ से कीजिए प्रैक्टिस, तो न्यूज़पेपर से कीजिए, या फिर इंडिया टुडे हो गया, इंडिया टुडे का हिंदी वर्जन भी ले लीजिए और अंग्रेजी वर्जन भी ले लीजिए, ठीक है। उसका ट्रांसलेशन कीजिए, हिंदी का कीजिए तो अंग्रेजी वाला से मैच कीजिए,
अंग्रेजी से हिंदी में करना है तो फिर मतलब करके उसको मैच कर लीजिए, वहाँ सबसे अच्छा ऑप्शन है, किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ऐसे मैं ट्रांसलेशन प्रैक्टिस मतलब लेकर के आने वाला हूँ। मैं थोड़ा सा टाइम का अभाव है अभी, तो मैं घर पे आया हूँ और टाइम मिलेगा इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है ना रेगुलर सब वीडियो आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी थोड़ा समय का अभाव है, इसी कारण नहीं आ पा रहे हैं। तो मित्र इस प्रकार से आपका ट्रांसलेशन भी स्ट्रांग हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे के लिए आप कैसे तैयारी कीजिए कि रोज एक पेज लिखना है आपको। इट डजेंट मैटर वेदर आई एम राइटिंग वेरी रॉन्गली, या फिर कुछ मतलब क्या यू डोंट थिंक दैट मतलब क्या माय राइटिंग स्किल नॉट सो नाइस, माय सम फ्रेंड्स विल लाफ एट मी, ये मत सोचिए। यू जस्ट गो थ्रू योर प्रैक्टिस। आप प्रैक्टिस अपना जारी रखेंगे ना, अपने प्रैक्टिस को मतलब एक बार बार मतलब क्या कहा था, मैनी मिकल्स मेक्स अ मेकल, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है। तो आप लोग भी मतलब प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक एक प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड एट द टाइम ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर यू विल बी इन द कंडीशन दैट आई विल क्रैक डेफिनेटली, निश्चित तौर पे क्रैक कर देंगे, इससे कॉन्फिडेंस आ जाएगा आप में, ठीक है। और मैं 2016 से लगातार मतलब क्या मैं क्रैक कर रहा हूँ, मुझे मालूम है। तो ये चीज़ें जो है ना मतलब आप कीजिए, मैंने भी एक दो बार मिस्टेक किया है, ठीक है। और कभी तो आप अपनी तरफ से रेडी रहिए, आप अपने तरफ से ये एग्जामिनर के भरोसे नहीं है, मतलब कोई अच्छा नंबर नहीं देता, ये वो 50 चीज़ें नहीं सोचनी है। आपको अपने पर ध्यान देना है कि नहीं मुझे अच्छे से लिखना है। इसके लिए जब आपका राइटिंग स्किल अच्छा होने लगेगा, हैंड राइटिंग सुधरने लगेगा, सब अच्छा से हो जाएगा। अभी से यदि लगते हैं तो निश्चित तौर पे आप 2023 का जो है और मतलब ट्रांसलेशन ऑफिसर बनने का जो ख्वाहिश है पूरी हो पाएगी निश्चित तौर पे, अभी से लग जाइए। तो मित्रों ये सिलेबस था, ठीक है, मैंने पूरे डिटेल में बताया है। आप निश्चित तौर पे मुझे विश्वास है कि आप जो है ना इससे लाभान्वित होंगे, ठीक है। और आप ऐसे मतलब तैयारी कीजिएगा, और जहाँ भी डाउट हो आप मतलब क्या मैसेज कीजिएगा, मतलब कमेंट कीजिएगा, मैं उसका प्रश्न का आंसर दूंगा, ठीक है। आगे मित्रों मैं बताना चाहूँगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर हो गया, देन आफ्टर में जो है ना मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। अब देखिए पेपर 2 के बाद ना डायरेक्ट फाइनल मतलब क्या मेरिट लिस्ट ही बन के आता है। अब पहले वाली बात नहीं रह गई है कि मतलब एसएससी डिबी कराएगा, देन आफ्टर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ ना ट्रांसलेशन ऑफिसर राजभाषा अधिकारी के लिए, इसलिए सारे डिपार्टमेंट का तो लगभग यही मतलब सिलेबस होता है लगभग, ठीक है। तो कुछ में थोड़ा बहुत अंतर रहता है, तो सबको लेकर के चलेंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद मित्रों देखते हैं कि पेपर 2 का हो गया, और उसके बाद आपका जो है ना मेरिट लिस्ट बनता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट डायरेक्ट आ रहा है मतलब पहले ही डीबी जो है डिपार्टमेंट अब की बार से कराएगी, जैसे डीओपीटी का ऑर्डर है। और डीओपीटी ने यह कहा है कि मतलब रिक्रूटमेंट को जो है ना मतलब फास्ट करने के लिए जो है ना इस तरह का डिसीजन लिया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि मतलब क्या फर्स्टली मतलब कि आपको जो है ना डायरेक्ट डिपार्टमेंट को भेजना है, डिपार्टमेंट ही सब कराएगी, ठीक है। इसलिए एसएससी जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है ओनली शॉर्टलिस्ट करके मतलब क्या भेज देगा, और वेरिफिकेशन कराना दिस हैज बीन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, ठीक है। तो अब एसएससी के मतलब एसएससी के यहाँ नहीं है कि वह डीबी कराएगी, या फिर किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के यहाँ नहीं है, बस अब पर्टिकुलर जो भी डिपार्टमेंट होगा कंसर्न डिपार्टमेंट वो आपका डीबी वगैरह कराएगी, ठीक है। मित्रों डीबी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेंगे ये मैं एक बार और क्लियर कर दे रहा हूँ, इससे पहले मैंने एक बार बताया हुआ था। देखिए मैट्रिक है ना, मैट्रिक का सर्टिफिकेट जो है प्लस मार्क्स, ठीक है। उसी प्रकार से इंटर का भी सेम, ग्रेजुएशन का भी सेम सर्टिफिकेट मार्कशीट, उसका पीजी का भी सेम सर्टिफिकेट मार्कशीट, सेम उसी प्रकार से पीजीडीटी का पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ट्रांसफर का भी सीसी एंड सर्टिफिकेट और प्लस मार्कशीट ये लीजिए, ठीक है। उसके अलावा यदि आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, यानी कास्ट सर्टिफिकेट। उसके अलावा यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से भी हैं तभी आपको आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। उसके अलावा जो है ये मैंने बोला था कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। यदि आप मतलब क्या ये मतलब इस कोटा से जाते हैं विकलांग कोटा से ना, तो आपको जो है ना पीडब्ल्यूडी का वो वाला मतलब मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट वाला भी चाहिए,
ठीक है। इतने सारे कागजातों की जरूरत पड़ती है। यदि आप अंग्रेजी या फिर हिंदी विषय के अलावे किसी दूसरे विषय से आपने ग्रेजुएशन या फिर एमए किया है तो उसके लिए आपको मीडियम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। मीडियम सर्टिफिकेट, ठीक है, मीडियम सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो इतने कागजातों को आपको लेकर जाना पड़ेगा जब भी डीवी होगा आपका। भगवान करे आप लोगों का जल्दी सिलेक्शन हो, आप लोग डीवी में जाएं और मुझे भी खुशखबरी दीजिएगा कि हाँ डीवी में जा रहा हूँ मैं। तो ये मतलब आपको इन कागजातों की जरूरत पड़ती है डीवी के समय में। ठीक है मित्रों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका डीवी का हो गया। भाई डीवी के बाद की प्रक्रिया क्या होती है? जब डीवी होता है उसके बाद आपको भेजा जाता है अटेस्टेशन फॉर्म। अटेस्टेशन फॉर्म 3 उसकी कॉपी होती है और अटेस्टेशन फॉर्म में आपका जो बेसिक जो आपका इंफॉर्मेशन है उसको लिया जाता है और उसी को मतलब जो है ना वेरीफाई करने पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह के लिए रिगार्डिंग उसको बाद में भेजा जाता है। ठीक है, तो अटेस्टेशन फॉर्म होता है। इसी के साथ बहुत सारे डिपार्टमेंट जो है मेडिकल भी करा लेते हैं साथ ही साथ। मेडिकल कहाँ से भाई? तो आपके डिस्ट्रिक्ट में जो भी सदर अस्पताल होता है तो वहाँ से आपका मेडिकल ऑफिसर के द्वारा मतलब जो भी सिविल सर्जन होते हैं उनसे साइन मोहर सब करवा करके मेडिकल करवा करके भेजना होता है। ठीक है, इन प्रक्रियाओं के बाद आपको भेजी जाती है ज्वाइनिंग। ठीक है, पदभार ग्रहण करने के लिए आपको ज्वाइनिंग आमंत्रण पत्र भेजा जाता है और ज्वाइनिंग को जो है यू विल डिनाई 3 टाइम्स, 3 बार जो है ना आप इसको डिनाई कर सकते हैं। तीसरा बार में जाना पड़ेगा, लेकिन तीसरा बार में जाना पड़ेगा। ठीक है, तीसरा बार में जाना पड़ेगा। और यदि आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं तो वहां पे जब मैंने कागजातों का लिस्ट बनाया था तो उसमें एनओसी की भी जरूरत पड़ती है। यदि आप इस फॉर्म को भरते समय अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेट किए हुए हैं तो आप एनओसी ले लीजिएगा। एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी कि हाँ हम वहाँ पे पहले कार्यरत थे, अन्यथा पूरा नौकरी छोड़ के जाना पड़ेगा। सर्विस काउंट नहीं होगी, टेक्निकल वगैरह नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, उसके बाद लियन पीरियड वगैरह भी नहीं मिलेगा, इसलिए इस बात का ख्याल रखना है कि आप एनओसी लेकर के जाएं। आगे ज्वाइनिंग जो होती है 3 बार, तीसरा बार में जाना पड़ेगा। आप रिक्वेस्ट करके मतलब 6 महीना तक, 6 महीना साल भर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है ना वो मतलब उसका डिस्क्रिशनरी मतलब पावर होता है कि वो 6 महीना दे रहा है कि 3 महीने दे रहा है कि 1 महीना दे रहा है। ठीक है, तो आप 3 बार वह भेजेगा आपको ज्वाइनिंग, जाकर ज्वाइनिंग करना पड़ेगा भाई। ठीक है, और ज्वाइनिंग होने के बाद जो है ना मतलब अंदर ही अंदर जो है सब कुछ चलते रहता है, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह भी जाती है। लेकिन कुछ जैसे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस वगैरह जो वहाँ पे पहले ही पुलिस वेरिफिकेशन करा जाता है। बाकी सारे डिपार्टमेंट्स में पुलिस वेरिफिकेशन होते रहते हैं और आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन इसमें जो है ना पुलिस वेरिफिकेशन पहले होता है। ठीक है, तो पुलिस वेरिफिकेशन करवाने के बाद जो है मिनिस्टर डिफेंस से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट है वहाँ पहले करता है। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरे डिपार्टमेंट मतलब बाद में करवाता है, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन, पीजीडीटी, पोस्ट ग्रेजुएशन, इस सब का मतलब क्या वेरिफिकेशन होते रहता है। ठीक है, आगे भाई क्या होता है कि आप ज्वाइन तो कर लेते हैं और ज्वाइन जो है ना मैंने एक चीज नहीं बताया, अटेस्टेशन फॉर्म के पहले जो है ना आपसे पहले आपसे जो है ना ऑप्शन फॉर्म मांगा जाता है। ठीक है, ऑप्शन फॉर्म भरवाया जाता है। ऑप्शन फॉर्म में क्या होता है, आप किस डिपार्टमेंट को पहले प्राथमिकता देना चाहते हैं, इसलिए ऑप्शन फॉर्म अटेस्टेशन के पहले, ठीक है, फाइनल में जो मेरिट लिस्ट दिया जाता है उसके पहले जो है ना ऑप्शन फॉर्म ले लिया जाता है कि आप किस डिपार्टमेंट को आप प्राथमिकता देना चाहते हैं, तो प्राथमिकता के आधार पे आपसे ऑप्शन फॉर्म भी भरवाया जाता है भाई। ठीक है, इस चीज का ख्याल रखना है। ठीक है, तो ऑप्शन फॉर्म में मतलब क्या, किस डिपार्टमेंट में किस प्रकार का मतलब कैरियर ग्रोथ है, इन सब के रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देख सकते हैं उसको। ठीक है भाई, उसके बाद जो है ना बात होती है कि जितने सारी इंडिया में डिस्ट्रिक्ट, जितने सारे सिटी हैं उसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, एक्स, वाई, जेड, और इसी के आधार पे आपको एचआरए दिया जाता है
इसी के आधार पे TADA वगैरह का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, तो समझ लीजिए 5-5 हज़ार का जो है ना माइनस में आ जाइएगा। एक्स में होगा तो आपको लगभग पैसा जो मिलेगा वो लगभग 58,000 अभी के हिसाब से मिलेगा। ठीक है, JDO के लिए, और STO के लिए जो है ना वहीं लगभग 72-73 के आसपास में मिलता है। ठीक है, तो ये मैंने इन हैंड सैलरी बताया है, ग्रॉस सैलरी नहीं बताया। ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होता है, आपको जो है लगभग 71,000 मिलेंगी ग्रॉस सैलरी। ठीक है, और STO का भी और ज़्यादा, मतलब लगभग 87 के आसपास में मिलता है। ठीक है, मैं लगभग बता रहा हूँ, कंप्लीट एकदम नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर पूरा TADA वो सब मतलब जोड़ करके मैं बता दूंगा, लेकिन उतना की जरूरत नहीं है, और लगभग उतना मिलता है। ठीक है, मैं इसका बता दिया हूँ। एक्स 3 कैटेगरी होता है, X, Y और Z, 3 कैटेगरी में पूरे शहरों को निर्धारित किया गया है। ये रहा भाई आपका कैटेगरी, इसी के आधार पे आपको HRA या फिर TADA वगैरह दिया जाता है। ठीक है भाई, और जाते जाते ना मतलब अब ज्वाइन कीजिएगा, उसके तुरंत बाद आपको गवर्नमेंट क्वार्टर नहीं मिलते हैं, उसके लिए वेट करना पड़ता है, फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, और ऑन द बेसिस ऑफ सीनियोरिटी यू विल बी अलॉटेड योर क्वार्टर्स। ठीक है, तो सीनियोरिटी के आधार पे आपको क्वार्टर्स अलॉट किए जाते हैं। ठीक है, मित्रों अब आगे मैं बढ़ता हूँ। मैंने इस सब के रिगार्डिंग लगभग बता दिया है। यदि आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो आप लोग निश्चित तौर पे आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, और सबसे बड़ा जो लास्ट में मैंने बताया, पहले ही बता दिया है कि मैं करने वाला हूं, वह यह है कि SSC JST 2022 के जो भी सफल सीनियर ट्रांसलेटर्स हैं, तो एक जजमेंट आया है, मैंने पहले ही आगाह किया था आप सबको कि सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द जजमेंट, जो वही होगा ना, उसका फाइनल जो जजमेंट होगा उसी के आधार पे आपको मतलब आपको नौकरी पर रखा जाता है जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। और ये जो है ना मैं बता दे रहा हूँ कि इंडियन नेवी में, ठीक है, एक केस किया गया था कि सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के जो रूल्स हैं वहाँ पे सीनियर ट्रांसलेटर्स की रिक्रूटमेंट डायरेक्ट नहीं की जा रही है, तो फिर MOD नेवी ने जो है ये रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था। इसके अलावा भी मतलब क्या जो भी AFHQ के मतलब AFHQ में सीनियर ट्रांसलेटर्स की वैकेंसी निकाले गए थे, लेकिन मुझे इतना पता है, इतना कन्फर्म हो गया है कि ये जो है ना सब्जेक्ट टू द जजमेंट ऑफ द फाइनल ऑफ द OA, यानी जो इसका रिजल्ट आएगा लास्ट में इस केस का, उसी के आधार पर आपको नौकरी पे रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। तो भाई भविष्य जो है थोड़ा सा अब गड़बड़ दिखने लगा है। कोई जरूरी नहीं है कि ये फैसला जो है कोर्ट के हाथ में है, ये फैसला जो है जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे कोर्ट में, उसी के आधार पे आपको रखा जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट ने यह ऑर्डर किया है कि ये जो है ना सब्जेक्ट टू द फाइनल जजमेंट ऑफ द OA, ठीक है, यानी उसी के आधार पे आपका ज्वाइनिंग करवाया जाएगा कि जो जजमेंट आएगा फाइनल उसके आधार पे आपको रखा जाएगा या फिर नहीं रखा जाएगा। इस चीज को आप लोग ज़्यादा क्लैरिफाई कर लीजिएगा भाई। बहुत बुरी न्यूज है ये मेरे हिसाब से, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। मैंने पहले ही आशंका जताया हुआ था कि इस प्रकार की चीजें हो सकती हैं, और देखिए हो गया। कुछ लोग मेरे मित्र बोल रहे थे आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं, लोगों को मतलब क्या डिमोटिवेट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। कुछ मेरे मित्र ही थे, उन्होंने कॉल करके बताया, भाई बोले कि मतलब मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं करता, जो मेरे पास ओरिजिनल जो इन्फॉर्मेशन होता है ना, ऑन दैट बेसिस आई प्रोवाइड यू। आज देखिए वो कहानी हो गया। ये 2-4 दिन पहले का न्यूज है। ये जो है ना जजमेंट आया है, मतलब ये जो ऑर्डर दिया गया है, फिर नेक्स्ट जो हियरिंग है वो 5th मंथ में है, ठीक है। तो भाई ये जो न्यूज आया है बड़ा बुरा है। आप लोग जो भी सीनियर ट्रांसलेटर्स हैं उसमें मतलब पार्टिकुलर शायद MOD नेवी का है, ठीक है, DCMP का, इसका ये न्यूज है कि जो भी सीनियर ट्रांसलेटर्स का रिक्रूटमेंट होने वाला था उसको शर्त के आधार पे ज्वाइनिंग दिया जाएगा। आप लोग अपना देख लीजिए, अपना जो भी फ़ोन करना है, जहाँ भी पता करना है आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास जजमेंट की कॉपी भी है, लेकिन मैं कैसे ये दिखाऊं
उतना ज़्यादा सुविधा मेरी सुविधा से लेस मैं नहीं हूँ कि डायरेक्ट सब दिखा भी दूँ, ठीक है। तो मेरे पास जजमेंट की कॉपी है। मैं यदि कोई पार्टिकुलर मैं मुझसे लेना चाहता है या फिर मैं दूंगा तो नहीं, बट मेरे पास है, मैं उसको बता दूंगा भाई ये चीज़ लिखा हुआ है पढ़ करके। और आप लोग जाके जजमेंट मतलब कि आप ऑनलाइन भी निकाल भी सकते हैं, यदि मैं केस नंबर बता दूंगा तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो भाई ये बहुत बुरा न्यूज है, आप लोग जरा देख लीजिए, ठीक है। जो भी पता नहीं ये जो है ना सब पर लागू है कि नहीं, सारे सीनियर ट्रांसलेटर्स पर यह केस लागू है कि नहीं, लेकिन इतना कन्फर्म है कि नेवी वाले भाइयों पर पक्का लागू है। तो सीनियर ट्रांसलेटर्स जो भी है मित्र मेरे, एक बार जरा आप लोग देख लीजिए, ठीक है। चलिए मित्रों, मैंने पूरा प्रयास किया कि A to Z ट्रांसलेशन ऑफिसर्स जो भी मित्र बनना चाहते हैं इसके रिगार्डिंग A to Z मैंने बताने की पूरी कोशिश की। आशा करता हूं कि आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं पे कोई छूटा भी है, क्योंकि मैं रैंडमली बता रहा था, छूटा भी है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में जब भी आऊँगा तो उसको मैं मतलब शामिल कर लूँगा, उसको उसका भी डाउट जो है वह क्लियर कर दूँगा, ठीक है मित्रों। चलिए इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए आप सबको शुभ रात्रि।